3 दिनों की लंबी छुट्टियां सुमिता को 3 युगों के समान लग रही थी। पहले दिन घर के कामकाज में निकल गया, दूसरा दिन आराम करने और घर के लिए कुछ जरूरी सामान खरीदने में। लेकिन आज सुबह से ही सुमिता को बड़ा खालीपन लग रहा था। खालीपन तो वह कई महीनों से महसूस कर रही थी, लेकिन आज वह सुबह से ही काफ़ी बोरिंग महसूस कर रही थी। बाई खाना बनाकर जा चुकी थी। सुबह के 11 बज रहे थे। सुमिता का नहाना धोना नाश्ता भी हो चुका था। झाड़ू पोछा और कपड़े करने वाली बाई भी अपना काम करके जा चुकी थी। यानी अब दिन भर में किसी का आना जाना नहीं होना था। टीवी से भी बोर होकर बंद किया और फोन हाथ में लेकर उसने थोड़ी देर बात करने के इरादे से अपनी सहेली आनंदी को फोन लगाया। हेलो, उधर से आनंदी का स्वर सुनाई दिया। नहीं यार, आज रिंकू की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं नहीं आ पाऊंगी। चलो अच्छा, फोन रखती हूँ। मेरे घर में ढेर सारे काम हैं। पिक्चर देखने का तो मेरा भी बहुत मन कर रहा है, पर क्या करूँ, पति और बच्चों के ढेर सारे काम और फरमाइश होती है। कहकर आनंदी ने फोन रख दिया। सुमित ने उसे और कुछ नहीं कहा, लेकिन फोन डिस्कनेक्ट होने के पहले समय बातें आनंदी की वह स्पष्ट सुन ली थी, जो उसने शायद अपने पति से बोली होगी। इस सुमिता के पास घर गृहस्थी का कोई काम तो है नहीं, दूसरों को भी अपनी तरफ फुर्सता समझती है। बोलते समय उसकी सुर साफ सुनाई दे रही थी। फिर शिल्पा का भी वही रवैया, उसके बाद रश्मि का भी। यानी सुमिता से बात करने के लिए ना तो किसी के पास फुर्सत था और ना ही दिलचस्पी। सब की सब आजकल फोन टेबल पे रख दिया। अब किसी और को फोन करने की उसकी इच्छा नहीं हो रही थी। उठकर वह गैलरी में आ गई। तुम भी अपने माता पिता की एकलौती संतान हो सुमिता, और मैं भी। हम दोनों अकेलेपन का दर्द समझते हैं, इसलिए मैंने तय किया है कि हम ढेर सारे बच्चे पैदा करेंगे, ताकि हमारे बच्चों को कभी अकेलापन महसूस न हो। समीर हंसते हुए अक्सर सुमिता को छेड़ा करता था। बच्चों को अकेलेपन का दर्द महसूस न हो की चिंता करने वाली समीर की खुद ही उसकी जिंदगी अकेलेपन में धकेल आई थी। लेकिन तब कहाँ उसने सोचा था कि वह एक दिन खुद अपनी दुनिया में अकेली रह जाएगी। कितना गिड़गिड़ाया था समीर, आखिर तब कितनी विनती की थी उसने, प्लीज प्लीज मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। मैं मानता हूँ मुझसे गलतियाँ हो गई, लेकिन मुझे एक मौका दे दो, एक आखिरी मौका। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें अपने शिकायत का कोई मौका ना मिले। समीर बार बार अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहा था, और गलतियाँ की काफ़ी, जो वास्तव में गलतियाँ थी ही नहीं, छोटे छोटे। लेकिन समीर ने इन छोटी छोटी अपेक्षाओं पर भी सुमिता बुरी तरह से भड़क जाती थी। उसे उन्हें पूरा करना गुलामी जैसा लगता था। नई शांति, नई स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, इस शब्दों ने तब उसका दिमाग खराब कर दिया था। स्वाभिमान, आत्मसम्मान, स्वावलंबन, इन शब्दों को कितने अर्थराइज, कितने गलत रूप से ग्रहण किए थे। उसके दिलो दिमाग ने मल्टीनेशनल कंपनी में अपनी बुद्धि के और कार्यकुशलता के बाद पर सफलता हासिल की थी। सुमिता ने फिर एक के बाद एक सीढ़ियाँ चढ़ती गई। सुमिता पैसे और कद की चकाचौंध में इतनी अंधी हो गई थी कि आत्मसम्मान और अहंकार में फर्क करना भी भूल गई थी। आत्मसम्मान के नाम पर उसका अहंकार दिन पे दिन इतना बढ़ता गया कि वह बात बात पर समीर को अपमानित करने लगी। उसकी छोटी छोटी इच्छाओं को अनदेखा करके उसके भावनाओं को आहत करने लगी। उसकी अपेक्षाओं की अपेक्षा करने की आदत में जैसे शामिल हो गया था। समीर चुपचाप उसकी सारी जातियाँ बर्दाश्त करता रहा, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा बर्दाश्त करता जा रहा था, उतना ही ज़्यादा सुमिता का अहंकार और क्रोध बढ़ता जा रहा था। सुमिता को भड़काने में उसकी सहेलिया का सबसे बड़ा हाथ रहा, और बात यूँ कहिए कि उसकी तकलीफ़ों को गौर से सुनती और समीर को भला बुरा कहकर सुनीता के कान उसकी सहेलियां भरा करते थे, और सुनीता सुनती चली गई। वह सब सुमिता के कान भरती और कहा करते थे कि तू क्यों उसके काम करे, तू क्या उसकी नौकरानी है या फिर खरीदी हुई गुलाम है, तू साफ मना कर दिया कर। एक दिन बाजार से ताज़ा टिंडे लाकर अपने हाथ से मसाले बनाकर भरता टिंडे बनाने का अनुरोध किया तो सुमिता बुरी तरह बिखर गई। वह अभी ऑफिस से अभी आई थी
और सुमित उससे चूल्हे चौकी का काम करने को कह रहा था। उस दिन सुमिता ने वह समीर को बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा, बल्कि साफ साफ ये भी कह दिया कि वह अब और अधिक उसकी गुलामी नहीं करेगी। आखिर वह भी इंसान है, कोई खरीदी हुई बंदी नहीं कि वह सर झुकाकर सब उसका हुक्म बजाती रहे। समीर सन रहकर खड़ा रह गया। वह इतनी छोटी सी बात इतना बड़ा मुद्दा बनाएगी, यह तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसके बाद वह बार बार माफ़ी मांगता रहा, पर सुमिता ना मानी तो आखिर में उसकी खुशी के लिए उसने अपने आंसू पीकर तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दिए और उसे मुक्त कर दिया। समीर के बंधन में जो सुरक्षित थी, उस सुरक्षा ने उसे समाज में सर ऊंचा करके चलने की एक गरिमा आज़ादी दे रखी थी। तब उसके चारों ओर समीर के नाम का एक अद्भुत सुरक्षा कवच था, जो लोगों की और खुद के दृष्टि को उसके पास तक भड़कने नहीं देता था। तब उसने उसे सुरक्षा कवच को पैरों की बेड़िया समझा था और उसको अपने पैरों तले रौंद दिया था। लेकिन आज आज जो हो रहा था, इस बेड़ियों ने उसके पैरों को स्वतंत्र से चलना बल्कि दौड़ना सिखाया था। समीर से अलग होने की खबर फैली तो लोगों की उसके प्रति दृष्टि ही बदल गई थी। औरतें उसे ऐसे भड़कने लगी थी जैसे वह कोई जंगली जानवर हो, और पुरुष उसके आसपास आने के बहाने ढूंढते रहते थे। दो चार लोगों ने भी तो उसके घर आने की कोशिश भी करते थे। अब हर समय सुमिता को एक अजीब सा डर, असुरक्षा तथा संकोच हर समय घेरा रहता था, जबकि समीर के साथ रहते हुए उसे कभी कहीं पर भी आने जाने में किसी भी तरह का डर नहीं लगता था। वह पुरुषों से भी कितना खुलकर हंसी मजाक कर लेती थी, घंटा गप्पे मारती थी। तब ना तो समीर को कोई झिझक हुआ और ना ही पुरुषों से बात करते हुए, पर अब किसी भी परिचितों से बातें करते हुए वह अंदर से घबराहट महसूस करती है। हंस मजाक तो दूर, परिचित औरतें भी खुद अपने पतियों को सुमिता से दूर रखने का प्रयास करती हैं। भारती के पति विशाल से सुमित्रा पहले कितनी बातें करती, हंसती ठिठोली करती थी। चारों जाते वक्त साथ ही फिल्म देखते, घूमते फर्श और इस तरह से साथ लंबा या डिनर करते जाते थे। लेकिन सुमिता के तलाक के बाद एक दिन आरती ने अकेले में स्पष्ट शब्दों में कह दिया, अच्छा होगा कि तुम मेरे पति विशाल से दूर ही रहो। अपना तो घर तोड़ ही चुकी हो, अब मेरा घर तोड़ने की कोशिश मत करो। यह सुनकर सुमिता सन्न रह गई। इसके पहले तो आरती ने कभी इस तरह की बातें नहीं की थी। आज क्या एक अकेली औरत द्वारा अपने पति को फंसा लिए जाने पर डर उसे लगा रहता था। आरती ने तो पूरी तरह से उसे संबंध खत्म कर लिया। आनंदी रश्मि शिल्पी का रवैया भी दिन पर दिन रुख होता जा रहा था। उन्होंने पहले की तरह अपनी शादी, बच्चों की सालगिरह पर सुमिता को बुलावा देना भी बंद कर दिया। कभी चारों यही थी, जब घेरे रहती थी। सुमिता को पता ही नहीं चला कि कब से उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। 4 साल हो गए उसे तलाक लिए हुए। शुरू के साल भर तो लगा था जैसे वह कैद से आज़ाद हो गई, अब अपनी मर्जी से रहेगी। फिर 1.5-2 साल होते होते वह अकेली पड़ने लगी। ना कोई हंसने बोलने वाला, ना साथ देने वाला। सारी सहेलियां अपने पति बच्चों में व्यस्त होती गईं और सुमिता अकेली पड़ गई। आज से अपनी स्वतंत्रता, स्वावलंब, अपनी नौकरी, पैसा, सब कुछ बेईमानी सा लगने लगा है। अकेले तन्हा जिंदगी बिताना कितना भयानक और दुखद होता है, यह सब सुमिता को अब पता चल चुका था। लोगों के भरे पूरे परिवार वाला घर देखकर एहसास और भी भारी हो जाता और वह शांत गृहस्थी हो जाती। अपनी पढ़ाई का उपयोग करने कितनी गलत दिशा में किया। स्वभाव में नम्रता के बजाय उसने अहंकार को बढ़ावा दिया और इस गलती की कीमत उसे बहुत ही भारी पड़ा था। दोपहर का 2 बजे उसने सोचा घर बैठने से अच्छा है अकेले ही फिल्म देख के आ जाती हूँ। जब फिल्म देखने पहुँची तो फिल्म के इंटरवल में कुछ परिचित आवाज़ सुमिता का ध्यान आकर्षित किया। देखा तो नीचे दाएं ओर नंदिनी अपने पति और बच्चों के साथ बैठी थी। उसकी बेटी रिंकू
ठीक थी। सुमिता को समझते देर नहीं लगी कि आनंदी का पहले से प्रोग्राम बना होगा। उसने सुमिता को टालने के लिए ही रिंकू के तबीयत का बहाना बना दिया। आगे की फिल्म देखने का मन भी नहीं किया। फिर भी मन मारे वह बैठी रही। अगले कई दिन ऑफिस में भी वह गुमसुम से रहती। उसकी और समीर की पुरानी दोस्त कोमल कई दिनों से देख रही थी कि सुमिता उदास और खोई रहती है। कोमल समीर को बहुत अच्छी तरह जानती है। तलाक के पहले कोमल ने सुमिता को बहुत समझाया था कि वह गलत कर रही है, मगर उसने दुश्मन और समीर की अतरंग लगती थी, इसलिए उसने कोमल की एक नहीं सुनी। समीर से तलाक के बाद फिर कोमल ने भी उससे बात करना लगभग बंद ही कर दिया था। लेकिन आज सुमिता की आंखें में बार बार आंसू आ रहे थे। वह कोमल अपने आप को रोक नहीं पाई। वह सुमिता के पास आकर बैठी और बड़े प्यार से पूछा, क्या बात है सुमिता, बड़ी परेशान नजर आ रही हो। उसकी सहानुभूति और स्पर्श से सुमिता के मन में जमा गुब्बारा आंसुओं के रूप में बहने लगा। कोमल बिना उसे कुछ कहे ही समझ गई कि उसे अब समीर को छोड़ देने का दुख हो रहा है। मैंने कहा था सुमिता की समीर को छोड़ने की गलती मत कर, लेकिन तूने अपनी सहेलियों की बात में आकर मेरी एक भी नहीं सुनी, तो मैं तुम्हें दुश्मन लगती थी। आज छोड़ गई ना तुम्हारी सारी सहेलियां तुम्हें अकेला। कोमल ने कड़े स्वर में कहा। बस करो। सुमिता भी चुपचाप बैठी आंसू बहा रही थी। और तुम्हारे बारे में पुरुषों की नजरिया औरतों से बिल्कुल अलग है। पुरुष हर समय तुमसे झूठी सहानुभूति जताकर तुम पर डोरे डालने की फिराक में रहते हैं। अकेली औरत के लिए समाज में अपनी इज्जत बचाए रखना बहुत मुश्किल है। अब तो हर कोई अकेले में तुम्हारे घर आने का मन बनाता रहता है। कोमल का स्वर सुमिता की हालत देखकर थोड़ा नरम हुआ था। मैं सब समझ रही हूँ कोमल, मैं खुद तो परेशान हो गई हूँ। ऑफिस के पुरुषों, सहकर्मियों और पड़ोसियों के व्यवहार से। सुमिता अपने आंसू छुपाकर बोली। उस वक्त मैं अपने अहंकार में सब भूल गई थी। मुझे उस वक्त अंदाजा नहीं हुआ कि समीर पे क्या बीत रही होगी। मैं हर बार उस पे चिल्लाती रही, उसे डांटती रही, उसे नीचा दिखाती रही, उसके प्रति नौकरों जैसा व्यवहार करती रही। लेकिन फिर भी उसने एक बार भी मुझसे डांट कर बात नहीं की, बल्कि वह तो मुझसे माफ़ी मांगता रहा। फिर भी मैंने माफ़ नहीं किया और मैंने उसे तलाक ले ली। सुमिता के आंसू देखकर कोमल स्वर में बोली। सुमित तो सच्चा प्यार करता है तुमसे, तभी तो 2 साल से अकेला है और उसने दूसरा ब्याह भी नहीं किया। वह आज भी तेरा इंतजार कर रहा है। कल मैं और केसर उसके घर गए थे। देखकर मेरा तो दिल सच में भावुक हो गया। समीर ने डाइनिंग टेबल पे अपने साथ एक थाली तेरे लिए भी लगाई थी। वह आज भी अपने परिवार के रूप में बस तेरी ही कल्पना करता है और उसे आज भी तेरा इंतजार है, बल्कि तेरे आने का भी विश्वास है। उससे पहले कि वह मजबूर होकर दूसरी शादी कर ले, वरना उम्र भर बिताती रहना अकेले। उसके प्यार को देखकर छोटी मोटी बात को नज़रअंदाज कर दे। हम यही गलती करते हैं कि प्यार को नज़रअंदाज करके छोटी मोटी गलतियों को पकड़ के बैठ जाते हैं और अपना रिश्ता, अपना घर तोड़ लेते हैं। पर यह नहीं सोचते कि घर के साथ साथ हम भी स्वयं टूट जाते हैं। समीर मुझे माफ़ करेगा। सुमिता उसकी प्रक्रिया जानने के लिए उसके चेहरे की ओर देखने लगी। समीर के प्यार पर शक मत कर। इससे पहले कि जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाए, अपने घर लौट जा। समीर के घर का दरवाज़ा तेरे लिए खुला है, कोमल ने कहा। घर आकर सुमिता कोमल की बात पर गौर करती रही। यहाँ बैठे जिंदगी भर दर्द भुगतने से तो अच्छा है कि समीर के पैरों में गिरकर उसे माफ़ी मांग लूँ। यह सोचकर सुमिता ने समीर के घर जाने का फैसला कर लिया। जैसे ही वह समीर के घर के पास पहुंची, घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। समीर रात में अचानक ही उसे देखकर आश्चर्य रह गया। बिना कुछ बोले उसके सीने से लग गई। दोनों देर तक आंसू बहाते रहे, मानो सालों की दूरियां आंसुओं में बह चुके थे। फिर दोनों एक दूसरे की बाहों में खोए हुए कमरे की ओर चल पड़े। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको यह कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
मिलते हैं कुछ ऐसे ही नए और दिलचस्प कहानियों के साथ। धन्यवाद।